जय हिंद मेरे शेर और शेरियो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी से बोर्ड परीक्षा है, मात्र 3 से 4 महीना समय बचा है। कितना समय बचा है साथियों? 3 से 4 महीना समय बचा है। आप लोग बहुत डर गए होंगे, लेकिन डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं साथियों, ठीक है। आप लोग को सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तैयार करना है, आपका बिल्कुल अच्छे से परीक्षा जाने वाला है साथियों, ठीक है। तो साथियों, अब मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको कहीं भी डाउट हो रहा है या किसी भी सब्जेक्ट पे आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको हम बिल्कुल फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे साथियों, ठीक है। और जहाँ तक हो सके जो भी चीज़ में आपको डाउट हो वहाँ तक आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका वीडियो मात्र हमारे चैनल पर उसका जो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका 24 घंटा के अंदर आपका उसको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा साथियों। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम आपका हेल्प करेंगे साथियों, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है साथियों। क्लियर साथियों? तो चलिए साथियों, बिना देरी के आज के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमें क्या करना था, क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का जो दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण, जिसका इंग्लिश होता है एसिड बेस एंड साल्ट, आज उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लियर करने वाले साथियों, ठीक है। इसमें अभी हम लगभग इस चैप्टर का मतलब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इस चैप्टर का लगभग अभी हम लोग 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। तो प्लीज़ आप भागिएगा मत, 80 को नाम सुन के 80 नंबर सुन के भागिएगा मत। 80 प्लस ऑब्जेक्टिव आप तैयार कर दीजिएगा, तो यहाँ से कम आपको बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म है कि आएगा, कोई नहीं रोक सकता यहाँ से। क्लियर साथियों? क्योंकि मतलब बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा तो इसी चैप्टर से पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्लीज़ आप लोग अच्छे से लंबे समय तक जुड़े रहिएगा, आप लोग अच्छे से समझ में आ गई, नहीं कि वीडियो को 5 क्वेश्चन देखे भाग गए, ठीक है। चलिए साथियों, तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव होगा क्या होगा। जब देखिए कोई भी विलयन है हमारा, ठीक है, वो अगर लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई भी विलयन अगर वो लाल को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कैसा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई भी विलयन है वो अगर लाल को नीला कर देता है तो यानी वो भस्म है हमारा, क्या हमारा भस्म है। अब भस्म का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ कर कि कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभव होगा। लाल को नीला कर यानी भस्म है, तो भस्म का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होता है, यानी 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा सा आपको एक नॉलेज वाला चीज़ देने वाला, ठीक है। 2 चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी कोई विलियन रहेगा, ठीक है, कोई विलियन रहेगा, अगर वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है, वो हम कहेंगे वो अम्ल है, ठीक है, वो अम्ल है। अगर वही लाल को नीला कर देता है उसको हम बोलते हैं भस्म बोलते हैं, ठीक है। अम्ल क्या ट्रिक होता है, अनिल ध्यान रखिएगा, अनिल ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है, और जो भस्म होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो 2 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी जैसे विलियन होता है, ठीक है, जैसे हमारा पीएच स्केल कुछ इस प्रकार पीएच स्केल होता है, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 14 तक संख्या रहती है, और बीच में हमारा कितना रहता है, 7 रहता है। तो कोई भी विलियन का अगर पीएच मान हमारा 7 से नीचे आता है तो उसको बोलते हैं वो विलियन हमारा अम्ल है, वो विलियन हमारा अम्ल है, ठीक है, चाहे वो पदार्थ हमारा अम्ल है। और कोई भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो बोलते हैं वो पदार्थ जो हमारा क्या साथी हो, वो हमारा पदार्थ या भस्म है, क्या हमारा साथी हो, वो पदार्थ हमारा भस्म है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी पदार्थ हो गया और उसका पीएच मान 7 से कम है तो उसको बोलेंगे अम्ल है, और कोई पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो उसको बोलेंगे भस्म बोलेंगे साथियों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, और आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों जरूर। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है हमारा, बिल्कुल थोड़ा फास्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए जितना भी बेसिक चीज़ होगा मैं बताते चलूँगा। दूसरा प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो देखिए एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, तो यह सिरका की गंध, यह सिरका से गंध देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में यही अवलोकन सत्य है कि यह सिरका जैसा गंध देता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। देखिए एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का विलयन डालने से क्या हो जाएगा, तो आयोडीन का विलयन डालने से क्या हो जाएगा, वो जो पत्ती रहेगा वो नीला से किस में, काला में बदल जाएगा। नीला काला में, मतलब वो जो पत्ती का रंग हो जाएगा किस में हो जाएगा, नीला और काला में पत्ती का रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उपज का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। यानी उपज खाने का मतलब ये हो जाता है हम लोग ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो भोजन हमारे कुछ पचता नहीं है, तो उसका मतलब उसको नहीं पचता है, तो उसका मतलब उपचार करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोग किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक नहीं कहता है। एंटीबायोटिक का हम जो सूक्ष्म जीव को मारने, मैंने सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया, एंटीबायोटिक नहीं होगा। एनालेजिसिक भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। एंटासिड होगा, क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी आपको क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए किसका उपयोग, किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड ध्यान रखिएगा, एंटासिड ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो देखिए मैंने ऊपर ही बताया था कि जैसे कोई भी हमारा ये पीएच स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे बीच में होता है 7 और इधर होता है 14, इधर होता है हमारा 1, ठीक है। और कोई भी विलयन का पास पीएच मान 7 से कम है तो उसको बोलते हैं अम्लीय, 7 से अधिक है तो उसको बोलते हैं क्षारीय, अगर 7 हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपका यही पूछा कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच
उदासीन विलयन का पीएच होता है तो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, कौन सा लवण है। तो जब भी हम लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या लवण बनता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा लवण है, हमसे लवण ने पूछा साथियों, तो बहुत ही प्रश्न है इसका। लवण कौन सा है हमारा, देखिए HCl, ये नहीं, HCl क्या हमारा अम्ल है, ये जो NaOH है हमारा क्या भस्म है, K2SO4 ये जो हमारा पोटेशियम सल्फेट है ये हमारा क्या है, लवण है। तो ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, ये भी हमारा क्या भस्म है। तो चीज़ें ध्यान रखिएगा। भस्म देखिए अम्ल को कैसे पहचानते हैं, तो अम्ल उसमें क्या होगा, पहले में हाइड्रोजन रहेगा, पहले मतलब शुरुआत में ये लगा रहता है, और भस्म को कैसे पहचानते हैं, लास्ट में OH रहता है। ये सब चीज़ होता है पहचानने के साथियों। ठीक है, और भी कुछ होता है, बहुत सारे तरीका होता है पहचानने का, मैं उसका वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, तो हमारा K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट है जो हमारा क्या है, लवण है साथियों। ये सब हम क्या, ये अम्ल है, ये भी ये हमारा अम्ल है, ये हमारा भस्म है, ये हमारा भस्म है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 7 नंबर प्रश्न, इसको जूम करते हैं मेरे साथियों। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होगी। प्रश्न बहुत ही मतलब नॉलेज वाला प्रश्न है। कहता है हमारे किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होगा। देखिए साथियों, तो यानी मतलब लाल तप्त आयरन, आयरन क्या हो जाएगा, हमारा एक धातु होगा साथियों। ठीक है, और उस पर जब हम लोग क्या करते हैं, जल यानी H2 यानी जल से अभिक्रिया करते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, Fe3O4 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 8 नंबर प्रश्न कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर में वो पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है साथियों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन। तो कितने बीच कार्य होता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच हमारे शरीर में पीएच का प्रसार होता है साथियों। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, ये प्रश्न बहुत ही भी है। देखिए 18 में 14 में पूछा था, 18 में पूछा था, 19 में पूछा था, इस बार 24 में पूछ सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। जब भी प्रश्न है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक। अगला प्रश्न कहता है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है साथियों, बेकिंग का पाउडर पूछ रहा है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कि Na2CO3 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा हमारा NO3, ये भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सोडियम बाई कार्बोनेट साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, कौन सा विजातीय यौगिक है। तो जब भी आपको विजातीय यौगिक क्वेश्चन आ जाए कौन सा है, तो चूना पत्थर नहीं, खड़िया भी नहीं, संगमरमर भी नहीं, हमारा क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.12H2 होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न आएगा साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारे 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मानक क्षारक विलयन का मान देता है। यानी जो भी हमारा पीएच स्केल होता है, यानी कौन सा जो मतलब पीएच का कौन सा जो मान रहता है वो क्षारक बताता है कि हाँ ये क्षारक है। तो क्षारक कब बताएगा साथियों, तो जैसे विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो तो उसे हम बोलते हैं क्षारक, यानी ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, कि क्लोर अभिक्रिया कहते हैं, कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से सुनिएगा मेरे साथियों। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो हमारा वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो हम लोग कौन सा कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या, क्लोर क्षार अभिक्रिया करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला कहता है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि 13 नंबर प्रश्न कहता है, 1 मिनट साथियों रुकिए, कट हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है साथियों, 13 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। कह रहा है कि कौन सा प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन ए है कि लैक्टिक अम्ल है, कि ऑप्शन ए है कि एस कार्बनिक अम्ल है, कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, कि फार्मिक अम्ल। तो देखिए इसमें से सबसे मतलब प्रबल अम्ल कौन सा हमारा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 होगा, चाहे HCl होगी, हमारा प्रबल अम्ल के उदाहरण साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर साथियों। ठीक है, चलिए लैक्टिक अम्ल कहाँ पर जाता है, नहीं बताइएगा, लैक्टिक अम्ल कहाँ पर, दही में लैक्टिक अम्ल पता है, इसी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न कहता है मेरे साथियों कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो देखिए अम्लीय ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। प्रश्न बहुत ही साथियों कि अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय ऑक्साइड यानी अम्ल होगा, यानी अम्लीय का ऑक्साइड का पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है कि 12 हो जाता है। 12 किसका होगा, क्षार का हो जाता है। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड का पीएच मान 12 हो जाएगा। 7 उदासीन का हो जाएगा, 8 क्षारीय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अम्लीय का रहा है तो 4 हो जाएगा, 7 से कम। अम्लीय का तो 7 से कम 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 4, कंफर्म नहीं कि 4 होगा। ठीक है, किसी भी मतलब प्रत्येक पदार्थ का पीएच मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है
कि मतलब अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो हमेशा पीएच मान क्या 7 से कम होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा अम्लीय ऑक्साइड का। और क्षारीय ऑक्साइड का क्या होगा 7 से अधिक होगा, उदासीन का क्या होगा 7 होगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है H2SO4, ध्यान रखिएगा हमेशा साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है, तो जो लिटमस विलयन जो बैगनी, गौर कीजिए साथियों, प्रश्न में यह कह रहा है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग के रंजक का होता है यह किस पदार्थ से बनता है, लीचेन पदार्थ से बनता है, किससे, लीचेन से बना होता है। ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, तो जो भस्म जल में घुल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, क्या साथियों, क्षार कहते हैं, ठीक है। हम लोग मतलब स्टार्टिंग से जब जब हम पढ़ते थे ना, तो मतलब जब हमको पढ़ते थे हमको तो लगता था कि क्षार जो होता है ना, क्षार क्षार और भस्म एक ही होता है, लेकिन बाद में हमको पता चला कि जो भस्म जल में घुल जाता है पूर्ण रूप से उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो चीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा, प्रत्येक भस्म क्षार नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक क्षार भस्म हो सकता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भस्म किसे कहेंगे, तो वह पदार्थ जो जल में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। वह भस्म जो जल में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे साथियों। चलिए 17 नंबर क्लियर हो गया, आते हैं 18 नंबर से देखते हैं। 18 नंबर क्या कहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान तो बहुत बार पूछा था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 10.5 होता है, 10.5 यानी क्षारीय ऑक्साइड का ये क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर ए कि HCl है, कि ऑप्शन बी है H3PO4 है, कि ऑप्शन है कि HNO3 है, कि ऑप्शन डी H2SO4। तो द्विक्षारकीय अम्ल जब भी पूछो तो हमारे क्या जगह सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हमारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। बैटरी अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी अम्ल साथियों, तो HCl नहीं है हमारा, सांद्र HCl जो हमारा अमाशय रस में पाया जाता है, ठीक है, सांद्र HNO3 ये भी नहीं है हमारा, एक कौन सा सांद्र H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बैटरी अम्ल किसको कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं, ठीक है। अम्लों का राजा भी किसे हम लोग H2SO4 को ही कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा कि बैटरी अम्ल है, तो बैटरी अम्ल का हमारा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों साथियों, क्योंकि इसमें जलीय विलयन इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, कि ये ज़्यादा आयनित होते हैं, कि ये कम आयनित होते हैं, कि ये COOH समूह रखते हैं। तो साथियों देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी मतलब कर रहा है कि एसिटिक अम्ल के एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये कम आयनिक होता है, क्योंकि ये कम आयनित होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण है, तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल कौन सा लवण है ये आपसे पूछ रहा है, तो हमारा NaCl जो सबसे प्रबल लवण है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है, यानी दांतों को साफ करने के लिए हमारे जो टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि लवणीय होता है, कि उनमें से कोई नहीं। तो देखिए दांतों को देखिए मतलब जो भी हमारा जैसे जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मतलब भोजन क्या होता है, अम्लीय के रूप में बैठता है, इसलिए दांतों को साफ करने के लिए हम लोग क्षार देते हैं। जब क्षार और अम्ल मिलता है तो हमारा उदासीन होता है, मुंह हमारा साफ रहता है, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी आपको प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में किसका उपयोग किया जाता है, किसको मिलाया जाता है, तो क्षारीय जो दंत मंजन कैसा होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना, तो शुद्ध जल का पीएच मान जब भी आपसे पूछे तो बोलिएगा 7 होता है, कैसा होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर ये इधर सब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो इस विलयन का पीएच होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है इस विलयन का पीएच में कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है, 7 से कम हो जाता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र, जब वो ससुर इतना इजी प्रश्न, कली चूना का रासायनिक सूत्र पूछे तो CaO इसी को हम लोग कली चूना को हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना ही बोलते हैं, ठीक है। और क्या हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर CaO। आपको यह भी पूछ सकता है कि बुझा हुआ चूना का, हाँ बुझा हुआ चूना, हाँ बिना बुझा हुआ चूना का तो CaO होता है, बुझा हुआ चूना का CaOH का हॉल्ट हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है साथियों, तो हमेशा इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, किसका उपयोग किया जाता है, CaOH का हॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दीवारों की सफेदी करने के लिए साथियों, ठीक है, पेंट करने के लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है 28 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, तो बुझा हुआ चूना हमारा क्या हो जाएगा CaOH का हॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना बुझा हुआ चूना पूछता तो CaO बोलते हैं साथियों, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि बुझा हुआ चूना पूछा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 29 नंबर प्रश्न की लवन लवन Na2 सोडियम Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान। तो लवन का पीएच मान कितना होता है? तो लवन का पीएच मान जब भी आपसे पूछे तो बोलेगा साथियों कि हमारा क्या होता है? 7 होता है। लवन का पीएच मान कितना होता था? 7 होता है हमारा, हमसे ध्यान रखिएगा, 7 से अधिक। 1 मिनट साथियों, लवन का पीएच मान हमारा Na2CO3 जलीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। तो इसका जो पीएच मान होगा लवन का पीएच मान का 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, 7 से अधिक हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 30 नंबर की एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो देखिए IUPAC नाम आप लोग जब क्या बोलते हैं तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़िएगा ना, तीसरा चैप्टर का, हाँ चौथा चैप्टर कार्बन एवं यौगिक, तो उसमें आपको पढ़ना है कि IUPAC नाम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो बहुत ईजी प्रश्न है और हमेशा पूछता है, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? हमारा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? यानी लाल लिटमस को कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा OH, यानी OH माइनस, ठीक है, OH माइनस हो जाएगा। देखिए लाल को नीला कह रहा है, और क्या कर रहा है? लाल लिटमस को नीला, लाल को नीला कौन करता है? तो भस्म करता है। अब भस्म जल में घुल कर क्या OH माइनस देते हैं, यानी OH माइनस हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वही कहता हमारा कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा आयन नीले को लाल कर देता है? तो बोलते हैं हम लोग H+ साथियों, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ कह रहे हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? लाल लिटमस को OH आयन हमारा नीला कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभव। तो नीला को लाल करेगा यानी अम्ल है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है मेरे साथ? हमेशा 7 से कम होगा। सॉरी, नीले को लाल, अनिल नीले को लाल करे, गौर कीजिएगा साथियों, नीले को लाल करेगा यानी हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि कोई भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा यानी उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, 5 हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 33 नंबर प्रश्न की ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? प्रश्न आपका यही है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में? तो संतरा में नहीं है, संतरा में एसिटिक अम्ल से पाया जाता है। टमाटर में कौन सा? टमाटर में हमारा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिरका में कौन सा एसिटिक अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा टार्टिक अम्ल पाया जाता है? ये सब चीज ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। संतरा हो गया, संतरा में नींबू का रस हो गया, चाहे सिरका हो गया, सब में कौन सा एसिटिक अम्ल? टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल? इमली में कौन सा? तो इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। प्रश्न क्या पूछता है? ऑक्जेलिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत कौन सी है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 34 नंबर कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सब सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? देखिए प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इस 34 का प्रश्न फिर से हम पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक के कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई देगा? तो नीला रंग दिखाई देगा, ये चीज ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक जांच प्रणाली में, ये तो हमने हाँ, एक 35 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारा कि एक जांच प्रणाली में, ये सब प्रश्न पूछता नहीं, ठीक है, लैंग्वेज टाइप का प्रश्न है, मतलब बहुत कम ही पूछता है ना मात्रा में, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न करते हैं एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाए तो आधे घंटे के बाद यह देखा जाए कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, उसकी जांच प्रणाली में विलयन था। देखिए प्रश्न बहुत ईजी साथियों, ठीक है, एकदम दिमाग लगाने वाला प्रश्न, आपसे एक मतलब छूटने वाला है ही नहीं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में एक विलियन में लोहे की कील को डुबाया गया। देखिए तो आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि एगो विलियन है, ठीक है, इस एगो मान के चलिए विलियन, कोई विलियन हमको नहीं पता, मान के चलिए ये एक्स विलियन है, ठीक है। इस विलियन में क्या हमने आयरन यानी लोहे की कील को जब डुबोया है तो क्या हुआ है? इस विलियन से ये लोहा है इस विलियन में जाकर बैठ गया और इस विलियन के जो भी मतलब एगो धातु था उसको हटा दिया, यानी कोई भी एक पदार्थ को हटा दिया, तो वो विलयन कैसा होगा? ध्यान दीजिए, ये जो विलयन होगा कैसा? कॉपर सल्फेट का विलयन होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन होगा साथ। जब ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, एकदम समझ में आना चाहिए, एक बार घुसना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए देखिए, तो कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेंगे, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन जब इसी में जब हम क्या हो जाएगा? आयरन को डाला जाएगा तो क्या होगा साथियों? ये जो आयरन है कुछ समय बाद यदि आधे घंटे बाद क्या हो जाएगा? कॉपर को हटा देगा और कॉपर के मेहरारू के साथ बैठ जाएगा, यानी कॉपर के मेहरारू कौन है? तो सल्फेट FeSO4 के साथ बैठ गया, कॉपर बेचारा अलग मुंह ताके देखे ससुरा मेरा मेहरारू को लेकर भाग गया, ठीक है। तो प्रश्न यही पूछ रहा था कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका, तो इस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? तो हमारा कॉपर सल्फेट था। ये क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन में जब भी हम लोग आयरन को डालते हैं यानी लोहे की कील को डालेंगे तो ये जो आयरन है वो लोहा से ये जो आयरन है वो क्या कॉपर से बहुत पावरफुल है, तो क्या करेगा?
करेगा, कॉपर को जाएगा, कॉपर को हटा देगा, भगा देगा, उसके बाद क्या करेगा, अपना एक अलग तो अपना मतलब उस कॉपर के भी मेहरारू के साथ अपने बैठ जाएगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, इसका रंग भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं आप लोग बताइएगा। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, मैंने ऊपर ही बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है, इसको लोग पीओपी भी बोलते हैं, पीओपी भी क्वेश्चन है, पीओपी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बोलेगा CaSO4.12H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा 37 नंबर प्रश्न की लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो तब यह किस रंग का होता है। तो कोई भी लिटमस विलियन जब ना ही अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा तो कैसा रंग का होगा, बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, चलिए आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक कौन सा हमारा, तो NaCl+ Kl है कि NaCl+ के KlO3 है कि AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कहे कि आयोडीन युक्त नमक है तो आयोडीन युक्त नमक हमारा कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी NaCl और Kl भी हो जाएगा और NaCl KlO3 भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये मतलब ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी और ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए बी दोनों हो जाएगा। और इसका सी नंबर ध्यान रखिएगा। आयोडीन युक्त नमक किसे कहते हैं, तो ऐसा नमक जिसमें मतलब NaCl के साथ साथ हमारा और भी मतलब पदार्थ हो उसे हम बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 39 नंबर प्रश्न, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट की कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट की कैल्शियम क्लोराइड की कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो गौर कीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना पूछ रहा हमारा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछे जब भी तो बोलेगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या बोलेगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक है कि संश्लेषित है कि गंधीय है कि इनमें से कोई नहीं। तो जो लौंग तेल है हम किस प्रकार का गंधीय सूचक है, इस लौंग तेल हमारा किस प्रकार का गंधीय सूचक है। अगर इसमें किसी भी अम्ल को डालते हैं तो क्या करता है, गंध उत्पन्न करता है, या क्षार को डालते हैं तो गंध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कैसा गंधीय सूचक, इसे हम लोग स्मेल करके पता लगाते हैं कि हाँ ये गंधीय मतलब कोई पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारीय है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 41वां प्रश्न क्या कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पैदा, दही में कौन सा अम्ल पैदा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल पैदा, बच्चा को पता है। ठीक है, चलिए चींटी के डंक में कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि सलय चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। यानी जब भी मतलब कोई भी व्यक्ति का यानी किसी का भी हड्डी वगैरह टूट जाता है तो उसमें जोड़ने के लिए हम लोग किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो धोने वाला सोडा की, जिप्सम का, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का, खाने वाला सोडा का। ध्यान दीजिए, जब भी हाथ वगैरह टूटता है तो हम किसका उपयोग करते हैं साथियों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का POP का उपयोग करते हैं साथियों। ठीक है, ध्यान रखिए किसका उपयोग करते हैं, POP का, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र क्या होगा हमारा CaSO4.12H2O। इसी का उपयोग करते हैं जब किसी का भी हाथ वगैरह टूट जाता है तो उसका हाथ वगैरह को जोड़ने में किसका उपयोग किया जाता है साथियों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है मेरे साथियों, तो अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा 44 नंबर प्रश्न की 44वां प्रश्न कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बहुत ईजी प्रश्न, एकदम गर्दा ध्यान आना चाहिए। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाएगा। ठीक है, सिरका में हमारे एसिटिक अम्ल पाया जाता है जी, आप लोग को मतलब जिंदगी भर भूलना नहीं है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा टार्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ऑप्शन ए कि इमली में, कि ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी संतरा नींबू में, ऑप्शन डी है कि दही में। तो गौर कीजिए जब भी आपको सिट्रिक अम्ल आता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है मेरे साथियों, तो संतरा और नींबू में पाया जाता है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाता है। इमली में कौन सा टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक है, संतरा व नींबू में कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल। सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर की टार्टिक अम्ल में से किसमें पाया जाता है। तो ये सब चीज आप लोग एक चीज में लिख के रख लीजिएगा। टार्टिक अम्ल किसमें, टार्टिक अम्ल इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या चाहते हो, तो लैक्टिक अम्ल किसमें, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक चीज बताएंगे, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जिसके कारण हमारा, जैसे दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है बताइएगा। जैसे आप लोग तो देखे होंगे इस चीज, देखे क्या सब चीज होता है, जैसे दूध होता है। ठीक है, दूध में जब भी हम लोग दही का जोड़न डालते हैं तो क्या मतलब दही मतलब दूध जो होता है दही में परिवर्तित होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दही में हमारा लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो हमारे दही में दूध में प्रवेश करके क्या होता है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके हमारा दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, सब चीज ध्यान आप लोग रखिएगा साथियों। ठीक है, ये सब बहुत मतलब छोटे क्लास में पढ़ा था, 9th 8th 9th में। चलिए आप लोग तो 10th क्लास के छात्र। चलिए
27 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल अभी बताया किसमें, लैक्टिक अम्ल दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में हमारा कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है? कौन सा साथियों? फार्मिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल चाहे फार्मिक अम्ल बोले। ठीक है, फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल चाहे मेथेनोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है। ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दांतों का क्षय का प्रारंभ होता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है साथियों? तो दांतों का क्षय हमारा कब प्रारंभ होगा? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, कम होने पर। ठीक है, 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हमारे पेट उदर गुहा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हमारे पेट में कौन सा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथ? अगला प्रश्न कहता है हमारा 51 नंबर प्रश्न कि 51 नंबर प्रश्न कहता है हमारा कि किस किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। यानी किस पदार्थ का पीएच मान अगर किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। यानी कोई भी हमारा, जैसे ये हमारा पीएच स्केल हो गया। ठीक है, यानी किस विलयन का पीएच मान अगर मतलब पीएच मान सबसे अधिक, 1 मिनट रुकिए साथियों, इस प्रश्न को हमको अच्छे से पढ़ने दीजिए। सबसे पहले कंफ्यूज हो गया हम भी। देखिए कह रहा है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। यानी जैसे कोई भी विलयन है हमारा, ठीक है, और उस मतलब किस पीएच मान पे उस विलयन का जो होगा वो विलयन हमारा सबसे अम्लीय होगा। तो जैसे कोई मान के लिए हमारा पीएच स्केल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 14 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 हो गया, यहाँ बीच में क्या होगा 7 हो गया। तो प्रश्न आपका यही कर रहा है कि किसी विलयन माने मतलब कहाँ पे जो कोई पदार्थ होगा जिसका पीएच मतलब वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पे 1 पे होगा ना किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 1 होता है तो वो ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, अधिक अम्लीय। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे हमारा HCl हो गया। ठीक है, HCl का जो पीएच मान क्या होता है? हमारा 1 होता है। H2SO4 सबका पीएच मान क्या होता है? 1 होता है। इसे ध्यान रखिएगा। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र मरते दम तक नहीं भूलिएगा, परीक्षा में पूछता है साथियों। तो क्या हो जाएगा हमारा Na2CO3.10H2। ऑप्शन नंबर गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Na2CO3.10H2। इससे ध्यान रखिएगा, धुआं सोडा, धोने वाला सोडा को रासायनिक सूत्र हमारा ये होता है Na2 सोडियम कार्बोनेट .10H2 ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ऊपर ही पड़ा। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा मेरे साथियों? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो पोटेशियम नाइट्रेट करें तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम पहले का देता क्या हो जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा? Na2CO3। ठीक है, सब चीज़ ध्यान रखिएगा। नमक का क्या हो जाएगा? तो NaCl। ये सब चीज़ आप लोग को बच्चा मतलब सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है मेरे साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडा जल अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमिडाइड्रेट का अन्य नाम क्या था? प्लास्टर ऑफ पेरिस साथियों। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? तो जब भी आपको जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? CaSO4.2H2O। ठीक है, 2H2O वही हाफ H2O का देता हमारा किसका हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम का पूछे तो CaSO4.2H2O। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम। तो जब भी आपको फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम पूछे तो बोलेगा मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? हमने ऊपर बताया कि फॉर्मिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो मेथनोइक अम्ल है। चलिए अन्य नाम नहीं, उसको हम लोग IUPAC नेम बोलते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है, तो अम्ल का पीएच मान कितना? तो 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा जो गैस है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि क्लोरीन गैस है, कि ऑप्शन बी है सल्फर गैस है, कि सल्फर ऑक्साइड गैस है, कि ऑप्शन बी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑप्शन डी है कि ऑक्सीजन गैस है साथियों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न क्या निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया देता है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जैसे हम लोग पेंट करते हैं तो जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, शोषण की प्रक्रिया, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में दीवार तक पहुंचेगा वैसे क्या होगा? दीवार की मतलब रंगाई मतलब जो पेंट हुआ रहेगा वो चमकदार आता जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न हमसे बहुत ही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भस्म नहीं है? कौन सा भस्म नहीं है? तो ऑप्शन ए है कि CaO और ऑप्शन है कि NaCl, की ऑप्शन है कि भस्म नहीं है। ऑप्शन
सी हमारा NaOH और ऑप्शन डी है Na2CO3। तो कौन सा करें? भस्म नहीं है, भस्म नहीं है। तो देखिए हमारे CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या भस्म है। NaOH ये भी हमारा भस्म, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये भी हमारा क्या है साथियों? भस्म है। तो इसमें भस्म कौन नहीं है? तो NaCl। NaCl क्या हमारा एक NaCl लवण है, नमक सूत्र है। हमारा भस्म NaCl जो हमारा भस्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होता है हमारा कि सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ इसको हम देखते हैं। ठीक है साथियों, चलिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है देखते हैं यहाँ पे। तो हमने ऊपर अभी कितना बार हम बोल चुके हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। तो मेरे साथियों गौर कीजिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब भी आपको सिरका में पूछ दे अम्ल तो कौन बोलेगा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 64 नंबर प्रश्न कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनता है? जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा आपस में, अम्ल गौर कीजिए थोड़ा सा इसको बताते हैं। ठीक है, जो चीज़ बताने वाली है उसको मैंने बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए जब भी आपको अम्ल हो गया और प्लस क्षार हो गया, जब भी आपको अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर दिखाई दे, जब भी अम्ल क्षार अभिक्रिया तो हमें क्या बोला? लवण बनाएगा और प्लस हमारा लवण बनाएगा प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते चीज़ ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके अभिक्रिया में कौन सॉरी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो हमारा लवण बनाते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 65 नंबर की अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान मतलब भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, कभी भी नहीं भूलिएगा। 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना? तो साथियों मेरे 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना? 5.6 से कम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। चलिए 66 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? कौन सा हमारा प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी है कि मेथनोइक ऑरेंज है कि फिनोक्सिलिन है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा हमारा? हल्दी है। ये सब हमारा क्या मानव निर्मित सूचक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, वह कहता है कि मानव निर्मित कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी और सी मानव निर्मित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है 67 नंबर प्रश्न निम्नांकित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि SO2, ऑप्शन नंबर बी है कि NO2, ऑप्शन सी है कि P2O5 है, ऑप्शन डी है Na2O साथियों। ठीक है, तो हमारा क्षारीय ऑक्साइड ना कर सकते। क्षारीय ऑक्साइड जब भी क्या है? सोडियम जो हमारा क्या है? सोडियम, हाँ सोडियम Na2O सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड क्यों होगा? क्योंकि हम क्षारीय ऑक्साइड किसे बोलते हैं? तो जो हमारा धातु का ऑक्साइड होता है उसको हम क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो सल्फर क्या हमारा अधातु है, पोटेशियम क्या हमारा अधातु है, सोडियम क्या और नाइट्रोजन क्या हमारा अधातु, सब अधातु है कि नहीं? हमारा क्या एक हमारा सोडियम जो है हमारा क्या हो जाएगा? सोडियम हमारा धातु है। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं हमारे क्या होता है? क्षारीय होते हैं। तो इससे भी आप लोग पहचान सकते हैं। जब भी आपको क्षारीय ऑक्साइड आता है तो देखिएगा धातु कौन सा है, जो यौगिक में धातु है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला प्रश्न साथियों कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर साथियों किसका मिश्रण है ये आपसे पूछ रहा है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण? तो NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल का है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं टार्टिक अम्ल का ये हमारा किसका? बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? 69 नंबर प्रश्न कहता है कि ओलेइक ओलेइक गौर कीजिए साथियों। देखिए प्रश्न बहुत ही पूछा साथियों, कह रहा है कि ओलेइक स्टीयरिक एवं पामेटिक कैसा अम्ल है। तो कैसा अम्ल है साथियों? तो चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आपको प्रश्न आ जाए कि ओलेइक स्टीयरिक एवं पामेटिक अम्ल कैसा है, तो वसीय अम्ल कैसा? वसीय अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें दे दे, इतना मतलब पूछता नहीं है इसमें से। मतलब 80 को प्रश्न कराए ना 90 को प्रश्न करवाएंगे इसमें से, मतलब 50 को ही लड़ेगा, मतलब 50 को ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, जो पिछले साल पूछा उसको तैयार कर लीजिएगा। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो नीला लिटमस पत्र को कौन सा पदार्थ लाल करता है? तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल करता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जब भी आपको खाने वाला सोडा आ जाए तो खाने वाला सोडा का मेरे साथ रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 इसको हम लोग बेकिंग सोडा ही बोलते हैं, NaHCO3 को। ठीक है, वही धुआं सोडा का जाता है क्या जाएगा हमारा? NaHCO3 .10H2 हो जाएगा। ठीक है, धोने वाला सोडा का चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या करें? 72 नंबर की साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हमारा NaCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को कौन सा आयन नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला। तो क्या हो जाएगा? OH आयन जो हमारा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 74 नंबर की धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोआ वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमारा? तो Na2CO3.10H2 होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 74 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, चलिए अब अगला क्या कहता है हमारा? धोबिया सोडा का सूत्र हमेशा धोबिया सोडा बोलते हैं, धुआं सोडा का सूत्र क्या होता है? NO2CO3.10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट
10H2O साथियों। ठीक है, चलिए 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन सा? तो हल्दी है हमारा प्राकृतिक सूचक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? पिछले प्रश्न पूछ दिया था फिर से। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है, यानी इसमें से कौन सा हमारा प्रबल क्षारक है? ठीक है, कौन सा प्रबल क्षारक है? तो प्रबल क्षारक ना पूछ रहा था हमारे क्या जगह NOH हो, प्रबल क्षारक, इसका पीएच मान कितना? तो 14 होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि दूध से दही का बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया? तो दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया है? कि अपघटन है, कि किण्वन है, कि उत्सर्जन है, कि प्रकाश प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है? तो ध्यान दीजिए साथियों, जब भी आपको प्रश्न है कि दूध से दही का बनना कौन सा अभिक्रिया है, तो किण्वन अभिक्रिया है। ठीक है, किण्वन अभिक्रिया में क्या होता है? जो भी हमारा जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीव के साथ तो छोटे छोटे कार्बनिक यौगिक में टूट जाते हैं, तो उसे बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये सब बिना ऑक्सीजन की प्रक्रिया में ही हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते साथियों। यहाँ पर थोड़ा सा एक मैं चीज़ बताता हूँ कि मतलब दूध से दही कैसे बनता है, ये चीज़ आपको समझिए। तो देखिए, दूध ये हमारा नॉर्मली समझिए कि इस बीकर में हमारा क्या दूध है, यहाँ पे हमारा दही, दही में कौन सा लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है? कौन सा जीवाणु लिख लीजिए कॉपी में करके कि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। ये जब लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे हम लोग दूध में डालते हैं थोड़ा सा, जैसे दही को हम लोग दूध में डालते हैं थोड़ा सा, थोड़ा मात्रा में डालते हैं, तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है? जनन की क्रिया स्टार्ट करता है, जनन की क्रिया करके बहुत सारे मतलब जनसंख्या बढ़ा लेगा और पूरे दूध को किस में? दही में परिवर्तित कर देता है। ऐसे में दही का निर्माण होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 76 नंबर की निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है, यानी इसमें से कौन सा प्रबल क्षारक है? तो हमें बता दिया 76 नंबर में हो गया, यानी 77 भी हो गया। 78 से चलते हैं कि दांत का कठोरता भाग है। दांत का कठोरता भाग कौन है? डेंटाइन है कि इनामेल है कि मज्जा गुहा है कि केनाइन है? तो मतलब बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ठीक है, तो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं, बन जाना चाहिए आप लोग से। ठीक है, तो दांत का कठोर भाग कौन होता है? इनामेल होता है। ठीक है, इनामेल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किसका उपयोग होता है? तो आयोडीन विलन का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 80 नंबर कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन, सॉरी, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द राइट आंसर। विरंजक चून को हम बोलते हैं CaOCl का Cl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यशदु पुष्प क्या है? तो यश यशदु पुष्प क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? यशदु पुष्प क्या है? मतलब जिंक ऑक्साइड को हम यशदु पुष्प बोलते हैं। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। तो शुष्क बर्फ का जब भी आपको रासायनिक सूत्र होता है क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक, शुष्क बर्फ हम किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है? कौन से गैस उत्पन्न होता है? तो गैस मतलब कौन सा आयन उत्पन्न होता है, ये आपको प्रश्न देना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में जलीय विलयन अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा आयन उत्पन्न होगा? तो अम्ल के जलीय विलयन में हमारा हाइड्रोजन आयन हमेशा उत्पन्न होगा साथियों। ठीक है, जब भी हम लोग को जल में घोलेंगे तो हम क्या? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा वो। अगला 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल जब भी कहे तो कौन सा? HCl हो जाएगा, सबसे प्रबल अम्ल है। 85 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? तो नीले को लाल कर देगा, नीले लिटमस पत्र को लाल, नीले को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। लाल को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या जा सकता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हमने ऊपर ही देखा था क्या जैसा? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O। ठीक है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछे तो CaSO4.5H2O हो जाएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? इसमें से हमको बताना है। ऐसे तो सबसे अधिक 14 होगा, वो क्षारीय होगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 11 नंबर ऑप्शन 11 हो जाएगा। ठीक है, और किसी विलयन का पीएच मान 11 है, इस सब में से एगो का 5 है, एगो का 10 है, एगो का 8 है, तो ये सब क्या हो जाएगा? मतलब सबसे अधिक क्षारीय पूछ रहा था, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11 हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा, ये हमारा क्षारीय होगा, लेकिन मतलब 11 से कम है इसलिए कम क्षारीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अगला प्रश्न कहता है 28 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है। तो संश्लेषित सूचक कौन है? तो यानी किसको मतलब बनाया गया है, बनाया वाला सूचक कौन बोलते हैं? संश्लेषित सूचक साथियों। ठीक है, क्या? संश्लेषित सूचक तो कौन सा? हमारा मेथिल ऑरेंज जो हमारा संश्लेषित सूचक है। ये जो हल्दी है क्या? हमारा प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी भी क्या? प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस पत्र भी क्या? हमारा प्राकृतिक सूचक है। हमारा पूछ रहा है कि संश्लेषित सूचक, तो बोलिएगा मेथनोइक ऑरेंज। अगला प्रश्न कहता है 89 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ग्लोबर लवण का सूत्र पूछ रहा है, ग्लोबर लवण का सूत्र। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न मतलब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबर लवण का सूत्र है? तो ग्लोबर लवण का जब भी आपको सूत्र पूछे, ग्लोबर लवण का जब भी सूत्र पूछे तो क्या बोलेगा? Na2SO4 डॉट 10
2:2 ठीक है, 10:2 नहीं, 10:2 में क्या उसमें आ जाएगा, जल में मतलब धुआं सोडा में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है 90 नंबर के चूना जल का रासायनिक नाम है। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा चूना की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कली चूना की कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मतलब बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न को ध्यान रखिए साथियों। तो चूना चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा तो क्या हो जाएगा? मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्ट वाइज, CaOH का हॉल्ट वाइज। तो चीज़ों को ध्यान रखिए साथियों। ठीक है, तो साथियों इस चैप्टर हमारा खत्म हो गया, यानी 90 क्वेश्चन हमने किया साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको 90 क्वेश्चन में समझ में आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में हमको मतलब पढ़ने में थोड़ा सा बहुत दिक्कत हुआ है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा मात्रा वगैरह गलती होता है, तो इस चीज़ मतलब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, हम चाहते हैं कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोग को शिक्षा दें साथियों। ठीक है, मेरा मतलब लक्ष्य ही है कि मतलब मेरा पढ़ाना लक्ष्य है। ठीक है, मेरा पढ़ाना जुनून भी है, लक्ष्य मतलब बोल सकते हैं कि हम पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, बहुत हम मेहनत करते हैं साथियों, प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा। तो साथियों अगर कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। जहाँ तक हो सके हम आपको वहाँ तक सपोर्ट करेंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। ठीक है।